Assalamu alaikum. We are doing questions on dynamics. This is another class on the same topic. We are doing paper 2 questions. First question I'm putting is November 12, 23 का 2. ये वाला year number देखो. ड्रॉ करने का तो बस पेंसिल रूलर होने चाहिए. ऐसे कोई वेक्टर ड्राइंग कोई ऐसी चीज तो नहीं हम रख रहे, वो तो नहीं आती इसकी. November 12, 23 का 2. November 12, 23 का 2. ये वाला क्वेश्चन देखें. Two planks of wood AB and BC are inclined at an angle of 15 degrees to the horizontal. The two wooden planks are joined at B. The small block of metal M is released from rest at A. ये वाला क्वेश्चन शुरू करें. Two planks of wood AB and BC are inclined at an angle of 15 degrees to the horizontal. The two wooden planks are joined at B.
और वो कह रहे हैं अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ मेटल एम, a small block of metal M is released from rest at point A. It slides down the slope to B and up the opposite side to C. वो यहां से नीचे आएगा और वहां से फिर C की तरफ जाएगा. Point A and C are 0.26 meter above A. Assume frictional forces are negligible. ये सवाल में उसने ना चालाकी करके दो इंक्लाइन प्लेन आप इसमें जोड़ दिए. Describe and explain the acceleration of M as it travel from A to B and from B to C. कह रहे फ्रिक्शनल फोर्सेस को इग्नोर कर दें. तो अगर मैं प्लैंक को यहां बना देता हूं ये, तो इस पर एक तो फोर्स आएगी mg. इसको अगर मैं रिजॉल्व करूं तो एक आएगा mg cos 15 और इधर आएगा mg sin 15. ऊपर की तरफ होगा रिएक्शन फोर्स. जो इंक्लाइन प्लेन्स होते हैं उस पे यही होता है ना. अब तुमने मेरे साथ ये टॉपिक किया हुआ है इंक्लाइन प्लेन का. अब इसमें जो आर है, एक इक्वेशन इससे बना लेता हूं. आर इज इक्वल टू एम जी कॉस 15. अब चूंकि ये इधर से देखो, ये जो है ना, ये जो ए वाली साइड से नीचे जाएगा, और इसने पहले बोल दिया है कि फ्रिक्शनल फोर्सेस हटा दें. तो दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी? एम कट गया तो ए हो गया जी साइन 15. इंक्लाइन प्लेन कम कम आता है और है जरा चैलेंजिंग टॉपिक. मतलब इस तरह का इंक्लाइन जिसको डबल इंक्लाइन प्लेन कहते हैं, ये बहुत कम आता है. तो इसमें तुमने देखा कि छोटी सी डेरिवेशन हमने की और हमें एक फॉर्मूला मिल गया जो मैंने क्लास में भी करवाया था. याद रखो कि अगर किसी सरफेस इंक्लाइन प्लेन पे फ्रिक्शन ना हो तो उस पर एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला लगता है. कैलकुलेट द टाइम टेकन फॉर एम टू ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी. ए टू बी जाने में कितना टाइम लगेगा, एक्सेलरेशन तो तुम निकाल सकते हो. तो तुम क्या करो कि पहले तुम मुझे एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर दो. उसने बोला है कि हमने इसको रेस्ट से छोड़ा था. u इज इक्वल टू 0. दोनों हाँ, न्यूमेरिकल फॉर्म में दे सकते हैं, जैसे मैंने किया ऐसे कर सकते हैं.
कैसे आ रहा है 2.53? मीटर पर सेकेंड। अच्छा, वो एक्सेलरेशन बता रहे 2.53। सही है, हमें निकालना है टाइम। डिस्टेंस है हमारे पास क्या? ए से लेकर बी तक का वर्टिकल डिस्टेंस है, लेकिन एक्सेलरेशन तो निकल आया, लेकिन अब मेरे पास वेलोसिटी तो अगले पार्ट में निकालनी है। जो वेलोसिटी है ना, वो नेक्स्ट पार्ट में निकालनी है। तो अब तुम लोग बताओ कि हम वो कैसे करें। इसका वो एक्सेलरेशन तो निकल आया, अब हम इसमें क्या लगाएं? ये बड़ा अच्छा पॉइंट आपने बोला है फैजान ने, कि इसको राइट एंगल पे ले जाता हूं। और अगर तुम लोग जानते हो कि ट्रिग्नोमेट्री इज ऑलवेज हेल्पफुल, तो ये जो ट्रायंगल है मैं यहां बनाता हूं। तुम लोग मुझे ओ लेवल का मैथ्स लगा के बताओ। 0.26 मीटर, ये वाली चीज चाहिए मुझे। पार्टिकल जा रहा है ए से बी। कैलकुलेटर को रेडियन मोड, सॉरी डिग्री मोड में रखो, और मुझे जरा ये सॉल्व करके दो। मैं साइन लगा लेता हूं ना। साइन 15 डिग्री ऑपोजिट है 0.26 अपॉन ए बी। मुझे निकालना है ए बी। तुम लोग मुझे हेल्प करो, ए बी कैलकुलेट कर दो। वन पॉइंट जीरो फोर सही है। तो ये वाली कैलकुलेशन कर दो। अंडर रूट लेना, क्योंकि टी पे स्क्वायर था ना। जब भी टी पे स्क्वायर होता है तो पहले अंडर रूट लेते हैं, उससे वो हट जाता है।
गुड। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ एम एट बी। तुमने ये क्वेश्चन होपफुली बुक में निकाल लिया हो, तो हमें बी पर जाकर स्पीड निकालनी है। मैंने पूरा डेटा बनाया, अब आप लोग मुझे सॉल्व करके दो। टू 2.27. The point BC is the plank BC is adjusted so that the angle it makes with the horizontal is now 30. M is released from rest at point A and slides down the slope to B. It then slides a distance along the plank B towards C. Use the law of conservation of energy to calculate this distance. ये टॉपिक अभी हमने किया नहीं है, ये वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी लॉस ऑफ पोटेंशियल और गेन इन काइनेटिक वाला। ये वाला एंगल 15 रखा हुआ है, लेकिन ये बढ़ा के 30 कर दिया है। ये वाला दूसरा वाला एंगल जो है ना बीसी वाला, वो उसने बढ़ा के 30 कर दिया है। तो प्लैंक एक तरफ से ऊंचा हो जाएगा। फॉर्मूला क्या लगेगा, जब इधर से नीचे आ जाएगा तो काइनेटिक बन जाएगी। जब कोई चीज नीचे आती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, ऊपर जाती है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। तो लॉस इन पोटेंशियल इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक, और ये फिर रिवर्स भी होगा। लॉस इन पोटेंशियल और गेन इन काइनेटिक वाली लॉजिक लगाओ।
ये वर्किंग है। और अभी वैसे हमने ये चैप्टर करना है, ये ओ लेवल की बेसिस पर आपको कुछ चीजें तो याद आ जाएंगी, लेकिन वर्क पावर एनर्जी वाला जो चैप्टर है उसमें इसको कवर करना है। जून 2017, ईयर नंबर नोट करो, जून 1723 का 1। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन है, पहले जरा लोकेट करो। ये क्वेश्चन आपको अगर मिल जाए तो मुझे बता दे। रफी का सजेशन है और सही कह रहे कि इसके बाद एक क्वेश्चन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पे कर लेते। तो ये वाला क्वेश्चन जरा ढूंढ के दो कि ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास। पेज नंबर आप कह रहे हो 163। स्टेट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? न्यूटन ने अपने सेकंड लॉ में कहा था कि रिजल्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रिजल्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हाँ वही, resultant force is directly proportional to the rate of change of momentum. A constant resultant force F acts on an object. The variation with time of the velocity of the motion of A is shown. ये इसने बनाया है velocity time graph. Mass of A is 840 gram. Calculate for the time 0 till 4 the change in momentum of A. Change in momentum का मतलब होता है impulse. पहले फॉर्मूला लिख लेते। 0 till 4 जाना है, तो यहां पर वेलोसिटी है इसकी 4.2 लगती है। ये हो गया u, और ये लग रही है 8.8।
मास दिया हुआ है 840 ग्राम। चलो अब सारा डेटा आ गया। यू दिया हुआ है, वी दिया हुआ है और एम दिया हुआ है, ये इसमें पुट करो। यू और वी दोनों दिए हुए। कैलकुलेशन करो और इंपल्स कैलकुलेट कर दो। थ्री पॉइंट एट सिक्स। द फोर्स एफ। वो ग्राम में है ना? जो 840 दिया हुआ है वो ग्राम में है, तो उसको केजी में चेंज करोगे ना। 0.966। द फोर्स एफ इज रिमूव्ड at t is equal to 4. उसने वो फोर्स हटा दी। The object A continues at constant velocity before colliding with an object B as illustrated. Object B initially at rest. The mass of B is 730 gram. Object A and B join together. Join together का मतलब होता है सवाल कोलिसिस पर है, and have a velocity of 4.7. अब वो कह रहे हैं कि दोनों का मोमेंटम, आप दोनों का चेंज कैलकुलेट करें। Show that the changes in momentum of A and of B during the collision are equal and opposite. तो पहले ऐसा करते हैं, ये लगाते हैं। और फिर ये लगाते हैं।
ये कोलिसिस का फॉर्मूला है। Total momentum before collision is m1 u1 plus m2 u2 and total momentum after collision is m1 plus m2 into v। कोशिश करो कि सवाल तुम्हें अपनी रीड एंड राइट में मिल जाए, उसमें सॉल्व करो ताकि तुम्हारा होमवर्क भी साथ होता रहे। मासेस उसने ग्राम में दिए हुए, उनको केजी में कन्वर्ट कर लो। बी इनिशियली रेस्ट पे था, ए चलता हुआ आ रहा था, और ए की वेलोसिटी थी जब फोर्स हटी 4 पे, उसकी वेलोसिटी थी 8.8। इससे कर लें या दोनों को सब्ट्रैक्ट करके कर लें? वो ग्राम में दिया हुआ है ना। M2 निकाल के दें। इसी तरीके से कोलिसिस में इक्वेशन ये हो जाती है m1 प्लस m2 इंटू v। तो वैल्यू तकरीबन सेम आ रही है, तो तुम एग्जामिनर को बोलोगे कि दोनों वैल्यू सेम है। इसका मतलब m1 इज इक्वल टू m2, मोमेंटम इक्वल है। कहता है एक्सप्लेन हाउ द आंसर्स ऑब्टेन इन वन सपोर्ट न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन ने अपने थर्ड लॉ में क्या कहा था कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन, और उसने कहा था कि जो इंपल्सेस हैं वो इक्वल और ऑपोजिट होंगे। तो तुम एग्जामिनर को बोलोगे कि दोनों इंपल्सेस जो हैं वो इक्वल है और ऑपोजिट है। दोनों जो इंपल्सेस हैं वो इक्वल और ऑपोजिट है। दोनों ऑब्जेक्ट्स जब टकराएंगे तो एक दूसरे पर बराबर फोर्स लगाएंगे, एंड द टू फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। बाय रेफरेंस टू द स्पीड, अब ये जब लफ्ज आ जाता है ना स्पीड, तो फिर क्या लॉजिक लगाते हैं? फिर लगाते हैं रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच, वो निकालो। u1 प्लस u, दोनों एक ही डायरेक्शन में, एक ऑब्जेक्ट तो रुका हुआ था, दूसरा आकर उससे कोलाइड करता है। तो आप एग्जामिनर को बोलोगे कि वो इसको चेक करे, रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच, और उसके साथ है
जब कोएलिसिस होता है तो याद कर लो कि कोएलिसिस इज ऑलवेज इन इलास्टिक, कोएलिसिस इज ऑलवेज इन इलास्टिक, क्योंकि उसमें सेपरेशन नहीं होती। जब कोएलिसिस होता है तो ये वाली चीज निल हो जाती है क्योंकि देयर इज नो सेपरेशन। तो कोएलिसिस इज ऑलवेज इन इलास्टिक। बट अब ये तो नोट्स एक मर्तबा देखने पड़ेंगे। व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स कोलाइड एंड दे स्टिक टुगेदर इट इज कॉल्ड कोएलिसिस। The notes are there to explain the formula, and whenever there is a coalescence, objects do not separate after collision. So in that case, collision is always inelastic. राइट नाउ मुझे सब एटॉमिक पार्टिकल्स वाला कोई क्वेश्चन नजर नहीं आ रहा, जिससे रफीक ने कहा था, मैं देख रहा हूँ। मई जून 16, 23 का 5, मैं 18 तक आ गया हूँ यार, मुझे तो नजर नहीं आया वो।
ये कह रहे हैं मई जून 1623 का 5। लेट्स सी। नहीं, ये तो ये मेरे सामने से गुजरा है, ये 2D मोमेंटम है। ये वाला जो सवाल है ना, ये 2D मोमेंटम है, ये सूट नहीं करेगा क्योंकि कल वाली क्लास में इसको हमने रखा हुआ नहीं है ना, कल वाले पेपर में। एक मर्तबा सारे फॉर्मूला रिवाइज कर लीजिएगा याद से। बाकी सारे सवाल जो दिख रहे हैं इस वक्त वो मोमेंटम के दिख रहे हैं। लेटेस्ट पेपर में शायद कोई सवाल हो, लेकिन अभी इस वक्त इत्तेफाक ऐसा है कि नहीं मिल रहा। ये सारे क्वेश्चन हाँ रीड एंड राइट में भी मिल जाएंगे, रोव पेपर की जो ऐप है उससे भी मिल जाएंगे। चलो बस फिर आज का काम यहीं तक रख लेते हैं। और आप लोग, हाँ ये पुराना क्वेश्चन है, अक्टूबर 2009 पेपर 21-3, बस वो ट्राई कर लीजिएगा। उसकी डिटेल्स तो मैंने भेजी है ना। चले फिर इसको आज का काम यहीं तक रोक लेते हैं, और इसको फिर इंशाल्लाह जो हमारी अगली क्लास है उसमें कंटिन्यू करते हैं। अल्लाह हाफिज।